आदर आदाब अभिनंदन। एक बार फिर स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अर्थात हम असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की कोशिकाओं का आज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेल्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उनमें हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और इन दोनों की मध्यवर्ती कोशिकाएं मीजोकैरियोटिक सेल्स। आज हम उन्हीं में से दो सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के मध्य कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं सेल साइज की, अर्थात कोशिका के आकार की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल्स का साइज स्मॉलेस्ट होता है, अर्थात छोटे आकार की सेल्स होती है, जिनकी साइज की बात करें तो 0.5 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन तक इनका आकार होता है। जैसे हमने देखा है बैक्टीरियल सेल्स का आकार कुछ इस प्रकार होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स की साइज की बात करें तो ये आकार में बड़ी होती है कंपैरेटिव टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि 5 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन या 20 माइक्रोन तक होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में हायर प्लांट और एनिमल सेल्स को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इनका सेल साइज थोड़ा एनलार्ज होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल्स में म्यूरिन की बनी होती है, इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हो सकती है और इनके अलावा अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स भी इनमें देखने को मिलते हैं। अर्थात सेल वॉल के कंपोजिशन में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखें तो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। वहीं हम यूकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं सेल वॉल के कंपोजिशन की, तो यहाँ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का कंपोजिशन देखने को मिलता है। जैसे बात करते हैं हम पादपों की, तो यह पादपों में सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है इनकी कोशिका भित्ति। आपको सबको पता है सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड आप इसे कह सकते हैं। तो सेल्यूलोज से मिलकर पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है। बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में कोशिका भित्ति या सेल वॉल क्लियरली एब्सेंट होती है, अर्थात अनुपस्थित होती है। जबकि बात करते हैं हम फंजाई की, तो फंजाई में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की या कोशिका झिल्ली की थिकनेस या मोटाई की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका झिल्ली की मोटाई 40 एंगस्ट्रॉम से लेके 50 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम या 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, जिसे मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें मीजोसोम्स की कि ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कार्य करता है, तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मीजोसेल्स क्या होते हैं। तो मीजोसेल्स एक विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। आपने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा। जब हम बैक्टीरिया सेल को डिस्कस करेंगे तो इसका एक सेपरेट वीडियो बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर पर मैं बनाऊंगा, तब आप इसे डिटेल से वहां देख सकते हैं। यहाँ ब्रीफली मैं बता देता हूँ, मीजोसोम्स एक विशेष प्रकार की संरचना है जो सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन या फोल्डिंग से बनती है और ये रेस्पिरेशन में सहायक होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम्स प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी न किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या श्वसन अंग की अनुपस्थिति होती है, अर्थात यहाँ श्वसन का कार्य इन मीजोसोम्स के द्वारा होता है, अतः इनमें ये उपस्थित होती है। बैक्टीरियल सेल्स में कुछ इस प्रकार फोल्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि मीजोसोम्स कहलाते हैं। तो इन्हें आप मीजोसोम्स कहते हैं और ये रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है वो उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से
क्रेब साइकिल्स, ईटीएस साइकिल्स संपन्न होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होने की वजह से इनमें मीजोसोम संरचना अनुपस्थित होती है, अर्थात इनमें रेस्पिरेशन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जो चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, अतः यहाँ मीजोसोम अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की या श्वसन एंजाइम्स की या श्वसन किण्वकों की, तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम्स है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो श्वसन किण्वक या श्वसन एंजाइम होते हैं वो मीजोसोम में उपस्थित होते हैं, इसलिए मीजोसोम को आप यूं कह सकते हैं कि ये श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है। जबकि बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स में, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा कई सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज की, या मेम्ब्रेन बाउंड या आप यूं कह सकते हो कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांगों की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऑल आर प्रेजेंट, इनमें सभी उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि सभी उपस्थित होते हैं, या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इनमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जो कि इनके क्लासिफिकेशन का एक आधार है, जो न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करें तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अर्थात सुसंगठित केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। जबकि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उपस्थित होता है, अर्थात सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है या सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, जो कि कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है, और यहाँ न्यूक्लियोलस या केंद्रिका उपस्थित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है। इनके अलावा अन्य कैरेक्टर्स की बात करें तो कुछ अन्य कैरेक्टर्स निम्न होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का कंपैरिजन किया था तो हमने देखा था एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनमें सेल मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की। क्योंकि राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है, इसलिए हम यहाँ इसकी अलग से स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेनस बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का देखने को मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स देखने को मिलता है। एस की बात करें तो एस सेडिमेंटेशन यूनिट है या अवसादन गुणांक है, जिसके बेसिस पे ये 70 और 80S में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। तो ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। यहाँ पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन सामान्यतः 5 प्रकार की होती है, जिनमें H1, H2A, H2B, H3 और H4 आदि है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए इस प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड लेस इन क्वांटिटी, अर्थात साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में डीएनए बिखरा हुआ रहता है या स्कैटर्ड रहता है, और क्वांटिटी की बात करें या मात्रा की बात करें तो ये लेस या कम मात्रा में उपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, केंद्रक सुसंगठित होता है, इसलिए डीएनए केंद्रक के भीतर होता है और क्वांटिटी में भी अधिक होता है या मात्रा में भी अधिक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, हम रिप्रोडक्शन की बात करें या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करें, तो
प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, अर्थात वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनर्संयोजन देखने को मिलते हैं, जिनमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख रिप्रोडक्शन मेथड है। जबकि बात करें हम यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यहाँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है, अर्थात वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जिनमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, फ्लैजिला और सीलिया, जिसे हम कसाब और पक्षमाप कहते हैं। कसाब और पक्षमाप के अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिकाओं में 0+1 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अर्थात 0+1 प्रकार का ओरिएंटेशन या विन्यास देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 9+2 अरेंजमेंट या 9+2 व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर इनकी हम टीएस ले तो 9 सीलिया या फ्लैजिला परिधि पे होते हैं, पेरिफेरल, और 2 सीलिया या फ्लैजिला सेंटर में देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ 0+1 अरेंजमेंट से होता है, या आप इसे 9+0 अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। कई बुक्स में 9+0 अरेंजमेंट लिखा हुआ रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ डिवीजन की या इनमें पाए जाने वाले विभाजन की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस स्कैटर्ड रहता है या डीएनए स्कैटर्ड रहता है और न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड डीएनए रहता है, इसकी वजह से यहाँ अमाइटोसिस या असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों, अर्थात समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं स्पिंडल फाइबर्स की या तर्कु तंतुओं की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, अर्थात तर्कु तंतुओं का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है या अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि वास्तविक प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, अतः आप कह सकते हो कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन अकर, अर्थात तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है और तर्कु तंतु ही गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर ले जाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की या कंपैरिजन की, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। कई ऐसे बैक्टीरिया सोइल्स में पाए जाते हैं जो किसी प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर सिम्बायोसिस शो करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया या फिनोमिना प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन क्लियरली एब्सेंट होता है। हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रीवियस वीडियो में भी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, एक बार फिर मैं यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं। इनके अलावा बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका और माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा एग्जाम्पल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। वही बात करें हम यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स में हम समस्त हायर प्लांट और एनिमल सेल्स को सम्मिलित करते हैं, अर्थात सभी उच्चतर पादप एवं जंतु कोशिकाएं यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिकाओं में हम सम्मिलित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है कि एक असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की कोशिका में क्या अंतर होता है और इनमें किस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं या इनका शेप साइज कैसा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।